हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। मैं संजय बिंदल अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप इस लॉकडाउन की स्थिति में अपने घर बैठकर अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि पीएम मोदी सर ने दोबारा स्पीच दिया है कि कुछ आर्थिक पैकेज की घोषणा की है और मैं समझता हूं कि ये लॉकडाउन तो भाई बढ़ने वाला है ही है, ख़त्म तो होने वाला है नहीं। इसलिए आप अपने घर पर रह के अपनी तैयारी कीजिए और मेरी रेगुलर वीडियोस को देखते रहिए और अपना स्टडी कंटिन्यू रखिए। तो फ्रेंड्स, हम अपनी पहली वाली क्लासेस में बात कर चुके थे। हम बात कर रहे थे 12th क्लास के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 के बारे में, जिसका नाम था डी एंड ब्लॉक के एलिमेंट्स। और हमारा आज या कल का एक लास्ट वीडियो में ये टॉपिक खत्म हो भी जाएगा। ठीक है, तो हम लास्ट अपनी क्लास में बात कर चुके थे संकरण श्रेणिक तत्वों के रंगीन आयंस के बारे में कि संकरण श्रेणिक तत्व रंग क्यों प्रदर्शित करते हैं, कलर क्यों प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो मैंने आपको उसमें बताया था कि जो संकरण श्रेणिक तत्व हैं वो दो कारणों से रंग प्रदर्शित करते हैं। एक तो बताया था मैंने आपको डीडी संक्रमण। डीडी संक्रमण मतलब ये था कि इलेक्ट्रॉन क्या करे, एक डी कक्षक से दूसरे डी कक्षक में क्या हो जाए, ट्रांजिट कर जाए। ठीक है, इसी को अपन क्या बोल रहे थे, डीडी ट्रांजिशन यानी कि डीडी संक्रमण बोल रहे थे। ठीक है, अधिकतर क्या करते हैं संकुल यौगिक इसी प्रकार से रंग प्रदर्शित करते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, डीडी संक्रमण। फिर एक मैंने आपको थोड़ा सा हाई लेवल के बारे में बताया था, जिसे अपन बता रहे थे चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा यानी कि आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। उसके कारण जिनमें डी0 विन्यास होता है, ठीक है, वो विन्यास, या फिर जिनमें उच्च ऑक्सीकरण अवस्था +6 +7, मैंने आपको दो एग्जांपल भी दिए थे, K2Cr2O7 प्लस KMnO4। ठीक है, वो अपना नारंगी रंग, गहरा बैंगनी रंग किस कारण से प्रदर्शित करते हैं, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा से। ठीक है, तो इस तरह से अब अपनी बातें कर चुके थे और मैं समझता हूं कि ये इससे ज़्यादा डिटेल 12th क्लास में है भी नहीं, पर मैं देख रहा हूँ कि थोड़े से व्यूज़ वगैरह कम आ रहे हैं। तो मेरा आप सब लोगों से एक ही निवेदन है कि कृपया आप मेरी वीडियोस लगातार देखिए, पूरी देखिए। मेरा वादा है आपसे, सिलेबस में आपको कहीं कोई कमी नहीं मिलेगी। मैं पूरे के पूरे वीडियोस रेगुलर तरीके से सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, उसकी आप चिंता मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। बस आपको क्या करना है, मेरे वीडियोस को देखना है और अपना सिलेबस कंटिन्यू रखना है। मेरे अगर आप वीडियो को पसंद करते हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने वाले हैं एक और शानदार टॉपिक, जिसका नाम है संक्रमण धातुओं के चुंबकीय गुणों के बारे में। आप किसके बारे में पढ़ेंगे आज अपन, चुंबकीय गुणों के बारे में। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। हम जानते हैं कि जो संकरण श्रेणी के तत्व हैं, जो संकुल यौगिक हैं, जो धातु हैं, डी ब्लॉक की धातु हैं, जब उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है तो वो क्या करते हैं, चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। क्या होना चाहिए उसमें, उसमें क्या होना चाहिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होना चाहिए। अब जो संकरण श्रेणी के तत्व हैं उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो होता ही है, ठीक है, लेकिन उनका जो चुंबकीय गुण है वो दो प्रकार की गतियों पर निर्भर करता है, वो दो प्रकार के मोशंस पर डिपेंड करता है। एक को तो हम बोलते हैं कक्षकीय गति, एक को अपन बोलते हैं चक्रण गति। अब इन दोनों के कारण जो आघूर्ण उत्पन्न होते हैं उनको अपन चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। देखो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, एक तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है, इसके साथ साथ ही ये क्या करते हैं, दो प्रकार की गति उत्पन्न करते हैं। एक को अपन बोलते हैं कक्षीय गति, कक्षीय गति जिससे अपन डिनोट करेंगे म्यू एल से, ठीक है, और एक होती है आपकी चक्रण गति जिससे अपन डिनोट करेंगे म्यू एस से। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, जो कक्षकीय गति है उसका मतलब क्या है। देखो, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है, ठीक है, और वृत्ताकार पथ में भी क्या होता है कि कक्षाएं होती हैं। कि मेरा मतलब ये है कहने का, जैसे ये एक परमाणु है तो यहाँ पर ये जो वृत्ताकार कक्षाएं हैं, ये जो वृत्ताकार कक्षाएं, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो हम इनको इस तरह से मान सकते हैं कि ये जो वृत्ताकार कक्षाएं एक बिजली के तार की तरह हैं, जिनमें क्या कर रहा है, विद्युत धारा घूम रही है। इस वृत्ताकार पथ में विद्युत धारा घूम रही है, जिससे क्या हो रहा है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। और इसी प्रकार की गति को अपन क्या कहते हैं, आपकी कक्षकीय गति कहते हैं, जिससे क्या होता है, एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, जैसे अपन क्या कह देते हैं, कक्षकीय
चुंबकीय आघूर्ण, उसको अपन क्या कह देते हैं, कक्षकीय चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है। ऑर्बिटल मैग्नेटिक, ये तुम्हारा आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है, इसको अपन बोल देते हैं, ठीक है। और एक गति और होती है जिसे अपन बोलते हैं चक्रण गति, ठीक है। अब आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन गति करता है कैसी, चक्रण गति, स्पिन गति करता है, क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि इलेक्ट्रॉन जब कक्ष की गति करता है उसके साथ साथ अपनी अक्ष पर भी गति करता है। इलेक्ट्रॉन जैसे इस तरह से घूमता है, प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ, जैसे मैं इससे समझ सकते हैं कि एक इसने प्लस हाफ दिखा दिया, एक बार इसने तुम्हारा माइनस हाफ दिखा दिया। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित है, एक बार ऐसे गति कर सकता है या एक बार ऐसे गति कर सकता है, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं तुम्हारी क्या, चक्रण गति, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा में तो घूम ही रहा है, साथ साथ अपने अक्ष पर भी घूम रहा है, प्लस हाफ माइनस हाफ, ठीक है, ऊपर नीचे घूमता है। आप इसको इस तरह से मान सकते हो कि जैसे पृथ्वी है, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते लगाते साथ ही साथ क्या करती है, अपनी धुरी पर भी गति करती है, ठीक है। जिस तरह से शक्तिमान घूमता है गोल गोल, और शक्तिमान घूमते घूमते, शक्तिमान कैसा घूमता है, गोल गोल घूमता है, और घूमते घूमते क्या कर रहा है, वो कहीं भी चक्कर भी लगा रहा है। तो इस तरह से जो गतियां होती हैं अपन उनको कहते हैं कक्षकीय गति और चक्रण गति, ठीक है। अब इन दोनों के कारण ही क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है, ये बात है क्लियर, ठीक है। अब क्या होता है कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनमें n-1d के इलेक्ट्रॉन भारी सतह पर उपस्थित होते हैं, जो क्या करते हैं, भारी क्षेत्र को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं, जिसके कारण इनमें क्या होता है कि जो तुम्हारा कक्षकीय गति है वो इतनी उत्पन्न नहीं हो पाती। इसलिए अपन क्या कर सकते हैं कि जो संकर्षणीय तत्व हैं उनके लिए जो कक्षकीय गति है उसे अपन क्या मान सकते हैं, म्यू एल को अपन 0 मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं, ठीक है। और अपन कुल चुंबकीय आघूर्ण की बात करें, ठीक है, कुल चुंबकीय आघूर्ण की बात करें तो कुल चुंबकीय आघूर्ण हमारे पास क्या होता है, इन दोनों का सम होता है, म्यू बराबर म्यू एल प्लस म्यू एस, ठीक है। लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनके लिए अपन क्या करते हैं, जो कक्षकीय गति है उसको नगण्य मान लेते हैं, उसको शून्य मान लेते हैं, ठीक है। इसको अपन नगण्य भी मान सकते हैं, ठीक है। अगर अपन इसको शून्य मान लिया तो अपन क्या कर सकते हैं, म्यू बराबर म्यू एस से कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो उपसहसंयोजक यौगिक होते हैं या जो संकुल यौगिक होते हैं उसके लिए अपन जो चुंबकीय आघूर्ण की गणना है वो किस प्रकार से करते हैं, उसके लिए अपन एक सूत्र यूज करते हैं कि म्यू बराबर अंडर रूट n प्लस 2 bm। यहाँ bm का मतलब बड़े मियाँ नहीं है भाई, यहाँ bm होता है बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन, और एक bm बराबर होता है तुम्हारा h/4πmc, ठीक है। ये इसके बराबर होता है एक बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। ये bm बराबर क्या है तुम्हारा, बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। इस तरह से अपन क्या करते हैं, जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, समकर्षणीय तत्व हैं, उनके लिए अपन क्या करते हैं, इस सूत्र की सहायता से चुंबकीय आघूर्ण की गणना करते हैं, चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात करते हैं। मैंने आपको 2 बातें बताई अभी तक। कक्षीय गति क्या होती है कि नाभिक के चारों ओर जो वृत्ताकार पथ में जो गति होती है इलेक्ट्रॉन के द्वारा वो आपकी क्या कहलाती है, कक्षीय गति। जिससे जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है उसे अपन क्या कहते हैं, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, अपने पथ पर भी गति करता है कक्षीय गति के साथ साथ ही, ठीक है। तो अपने पथ पर गति करने के कारण जो गति उत्पन्न होती है उसे अपन क्या कहते हैं, चक्रण गति, स्पिन मोशन, ठीक है। और आप जानते हो इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है, प्लस हाफ या माइनस हाफ, इस तरह से चक्रण कर सकता है। और तो ऐसे नहीं है कि ऑर्बिटल से निकल के भाग जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। इस तरह से तो मैं आपको 1-2 एग्जांपल्स के माध्यम से बताता हूँ, इस फॉर्मूले के माध्यम से अपन क्या करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए जैसे मैंने आपसे कहा कि एक क्वेश्चन दे रहा हूं छात्रों, Mn+2 में चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करो, ठीक है। अब आपके पास आ गया Mn का मतलब मैग्नीज 25, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया तुम्हारा, आर्गन 18, उसके बाद हो गया तुम्हारा 3d5 4s2, ठीक है। अब देखिए +2 का मतलब क्या हो गया, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, ठीक है। अब इसके पास क्या हो गया, ये हो गया इसके पास कॉन्फ़िगरेशन 3d5 2 3 4, सब में एक इलेक्ट्रॉन फिल है। अब ये सब के सब क्या है,
आयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। और मैंने आपको बताया था फॉर्मूला बराबर क्या है, म्यू बराबर अंडर रूट n+2, और जहां पर n बराबर क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n बराबर क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर n बराबर कितना फाइंड आउट हो रहा है, 5 हो रहा है, क्योंकि कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो म्यू बराबर वैल्यू पुट कर दो, 5 +2, तो म्यू बराबर हो गया आपका 5 और 2 7, 7 पंजे 35। देखो मैं यहाँ पर अंडर रूट निकालना तो नहीं बता रहा, पर एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ। आप जानते हो कि जो अंडर रूट 36 है उसका मान होता है 6। ठीक है, अब ये 36 और 35 में कुछ ज्यादा अंतर तो नहीं, 0.1 का ही तो फर्क है। ठीक है, एक का ही तो अंतर है, तो आप भी क्या कर दो, 0.1 कम कर दो। 6 है तो इसमें से 0.1 कम कर दो, यानी 5.9। तो जो अंडर रूट 35 है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 5.9, है ना, BM, बोर मैग्नेटॉन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो Mn+2 है उसका चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना आ गया, 5.9। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। देखो एक और बताता हूं मैं आपको एग्जांपल, Fe+2 ले लेते हैं। चलो Fe+2 ले लेते हैं। अब आपको देखो भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आना चाहिए, और आप जानते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए Fe क्या होता है, आयरन 26, और 26 का मतलब जानते हो 3d6 4s2। अब वही वाली बात है, 2 यहां से चला गया। ठीक है, एक यहां पर एक्स्ट्रा रहेगा, जैसे मैं ऐसे कहना चाह रहा हूं, ये अपने इलेक्ट्रॉन भर दिए 5, और छठा यहाँ पे आ गया। ये तो युग्मित है, इससे तो मतलब नहीं, हमें क्या चाहिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। तो हमारे पास n बराबर क्या फाइंड आउट हो गया, 4। अब वैल्यू पुट करो इस फॉर्मूले में, म्यू बराबर अंडर रूट nn+2। ठीक है, म्यू बराबर अंडर रूट 4 +2, तो म्यू बराबर क्या आ गया तुम्हारे पास, 4 2 6 6 चौक 24, अंडर रूट 24। अब आप जानते हो कि अंडर रूट 25 का मान कितना होता है, 5, तो एक का अंतर है, तो 0.1 फिर कम कर दो। ठीक है, तो म्यू बराबर तुम्हारे पास आ जाएगा अंडर रूट 4.9। ठीक है, इस तरह से आप इसका वैल्यू ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं, चलो अपन बुक में से देख के। चलो एक अपन Cr+3 और ले लेते हैं। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं Cr+3 का कैलकुलेट करना है अपन को। ठीक है, आप जानते हो Cr+3 का मतलब क्या है, 3d5 4s1, तो एक तो यहां से जाएगा, 2 यहां से जाएंगे, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 3 जाएंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3, 2 यहां से चले गए तो खाली छोड़ दिया। ये क्या हो गया आपके पास, 3। तो n बराबर क्या निकल के आ गया आपके पास, 3 आ गया। वैल्यू पुट कर दो, म्यू बराबर अंडर रूट 3 +n+2। n+2 का मतलब क्या हो गया तुम्हारा, 3 + 2 क्या आ जाएगी, 3 और 2 5, 5 या 15। ठीक है, अंडर रूट 15 आ जाएगा। अब आप जानते हो कि जो अंडर रूट 16 है उसका मान कितना होता है, 4 होता है कि नहीं होता, इससे एक कम करना है, तो वही वाली बात है, अंडर रूट 16 का मान क्या आता है, 4, तो इससे थोड़ा सा कम कर दो, तो म्यू बराबर अंडर रूट 15 का मान कितना आ जाएगा तुम्हारा, 3.9, करीब करीब इतना आ जाएगा। इस तरह से अपन कर सकते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि ये सारी बातें समझ आ रही होंगी। ठीक है, एक और निकाल के बता देता हूँ आपको, एक के लिए निकाल के बताता हूँ। बुक ले लेते हैं अपन, एक अपन टाइटेनियम+3 के लिए ले लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये मैं इसलिए फास्ट ले रहा हूँ क्योंकि एक समझ में आना चाहिए, उसके बाद अपन सारे खुद कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं अपन, टाइटेनियम+3 के लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात करो। अब आप जानते हो स्कैंडियम, टाइटेनियम, टाइटेनियम मतलब 22, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, आर्गन तो है ही, इसको तो छोड़ ही दो, 3d2 4s2। ठीक है, +3 लेना है, इसका मतलब 2 तो यहां से जाएंगे, एक यहां से जाएगा,
बस एक इलेक्ट्रॉन ही फिल हो पाएगा। ठीक है, अब हमारे पास n बराबर क्या फाइंड आउट हो गया, एक फाइंड आउट हो गया। ठीक है, n बराबर क्या आ गया आपके पास, एक फाइंड आउट हो गया। वैल्यू रख दो वही वापस, म्यू बराबर अंडर रूट n प्लस 2, तो म्यू बराबर अंडर रूट 1 प्लस 2, तो म्यू बराबर 2 और 1 3, 3 का गुणा 1 से करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 का मान होता है तुम्हारा 1.73 के लगभग लगभग होता है। ठीक है, तो मैं समझता हूं इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, चुंबकीय आघूर्ण के मान की गणना कर सकते हैं। मैंने आपको बताई इलेक्ट्रॉन की गति दो प्रकार से करता है, क्या, कोई पदार्थ कक्षीय गति और एक चक्रण गति, जिसके कारण क्या होता है, चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है, कक्षीय की गति और चक्रण गति, यानी कि कक्षीय की गति स्पिन मोशन, चक्रण गति। ठीक है, दो चीजें आपको मैंने बता दी है ना। इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, इनको कर सकते हैं। अब जो चुंबकीय गुण है, जो अपन देखा जाए कि कोई पदार्थ है मुख्य रूप से तीन प्रकार के चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। एक तो आपका होता है तुम्हारा अनुचुंबकत्व गुण, एक होता है आपका प्रतिचुंबकत्व गुण, एक होता है आपका लो चुंबकत्व गुण। तो मैं थोड़ा सा इन पे बता देता हूँ कि कौन कौन सा गुण क्या क्या प्रॉपर्टी है, कैसे शो होता है, वो देखिए आप। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। यहाँ तक की बातें क्लियर है। मैंने फॉर्मूला बता दिया आपको चुंबकीय आघूर्ण गणना करने के लिए, म्यू बराबर अंडर रूट n प्लस 2। तो देखो कोई पदार्थ है वो मुख्य रूप से तीन प्रकार के चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है, जिसमें से पहला मैंने आपको बताया था अनुचुंबकीय गुण, अनुचुंबकीय गुण। ठीक है, अनुचुंबकीय गुण है ना, इसे अपन बोलते हैं डायामैग्नेटिज्म। ठीक है, अब देखिए कोई भी पदार्थ है, जैसे मान लो मैं कोई पदार्थ है उसको स्वतंत्र पूर्वक किसी चुंबकीय क्षेत्र में लटका रहा हूं, तो अगर वह चुंबकीय क्षेत्र में यानी निर्वाती तुलना में क्या करे, चुंबकीय क्षेत्र में अपने में से चुंबकीय बल रेखाओं को अधिक गुजरने दे। ठीक है, अपने में से चुंबकीय बल रेखाओं को ज्यादा निकलने दे, तो वो आपका क्या करेगा, अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। और पदार्थ के इस गुण को अपन क्या कहते हैं, अनुचुंबकत्व कहते हैं। देखो मैं एक डायग्राम बनाता हूं। मैंने आपसे कहा कि एक पदार्थ है, मैंने उसको चुंबकीय क्षेत्र में लटका दिया। ठीक है, मैंने क्या करा, उसको चुंबकीय क्षेत्र में लटका दिया। अगर यह पदार्थ इस चुंबकीय क्षेत्र में से क्या करे, जो चुंबकीय बल रेखा निकलेंगी अपने में से होकर गुजरने दे। ठीक है, ये क्या करे, अपने में से होकर के गुजरने दे। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, ये चुंबकीय बल रेखा अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। मतलब ऐसा पदार्थ जब उसे चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र पूर्वक लटकाया जाता है, तो वो निर्वाती तुलना में क्या करे, अपनी अंदर से चुंबकीय बल रेखाओं को अधिक गुजरने दे, यानी अधिक आकर्षित करे। तो पदार्थ के इस गुण को क्या कहते हैं, अपन अनुचुंबकत्व कहते हैं। ठीक है, और ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और इसके लिए एक शर्त है कि ये वाले जो पदार्थ हैं उनमें क्या होना चाहिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जब पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है तो वो क्या करता है, इस प्रकार के गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर ही ये क्या करेगा, अपना अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। देखो आ से अनुचुंबकीय, आ से अयुग्मित, आप ऐसे याद रख लिया करो। ठीक है, आ से अनुचुंबकीय, आ से अयुग्मित, इस तरह से क्या करेगा, वो गुण प्रदर्शित करेगा। ठीक है, अब जो अनुचुंबकीय पदार्थ है, अनुचुंबकीय क्या होते हैं, ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, और प्रतिचुंबकीय के बिल्कुल उल्टे होते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं प्रतिचुंबकीय पदार्थ की, जो दूसरा वाला है हमारे पास क्या, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, इसकी भी सेम टू सेम परिभाषा, बस थोड़ा सा अलग करना है। देखो जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है या चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाता है और वह चुंबकीय बल रेखाओं को अपने में से होकर नहीं गुजरने देता या उनको प्रतिकर्षित करता है या उनकी तरफ कम आकर्षित होता है, तो ऐसा पदार्थ वह क्या कहलाता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। और पदार्थ के इस गुण को अपन क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। जैसे मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैंने वापस से एक पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखा और ये क्या करे, अपने में से रेखाओं को नहीं गुजरने दे, बल्कि क्या करे, इन रेखाओं को प्रतिकर्षित करे। ये अपने में से होकर नहीं गुजरने दे रहा है, ये क्या कर रहा है, इन रेखाओं को प्रतिकर्षित कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ को अपन क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकत्व पदार्थ कहते हैं। एक्चुअली में प्रतिचुंबकत्व का पदार्थ का गुण है ना, प्रतिचुंबकत्व होता तो सब पदार्थों में, लेकिन
प्रदर्शित वही करते हैं जिनमें क्या होना चाहिए, युग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, क्योंकि एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर कौन सा गुण प्रदर्शित हो जाएगा, अयुग्मित गुण यानी कि अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित हो जाएगा। सबके सब पास क्या होता है, आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ का गुण होता है, प्रतिचुंबकीय गुण होता है, लेकिन प्रदर्शित नहीं होता, इसलिए क्योंकि जब किसी भी पदार्थ में अनुचुंबकीय इलेक्ट्रॉन मतलब कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है तो वो क्या करते हैं, अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि जो अनुचुंबकीय गुण है वो प्रतिचुंबकीय तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली होता है, क्योंकि जो प्रतिचुंबकीय है वो क्या होता है, बहुत दुर्बल प्रकृति का गुण होता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि अनुचुंबकीय गुण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर प्रतिकर्षित होता है, और ये क्या होता है आपका युग्मित इलेक्ट्रॉन की स्थिति में क्या होता है, ये आपका प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित होता है। और आपको मैं बता देता हूं कि जो प्रतिचुंबकीय गुण है वो ताप से प्रभावित नहीं होता है। आप कोई चुंबक है, ठीक है, उसको अगर ताप में रखोगे तो वो क्या होगी, खराब हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा कि जो अनुचुंबकीय गुण है यानी कि जो अनुचुंबकीय पदार्थ हैं वो ताप से प्रभावित होते हैं, और उनको ताप में रखने पर वो क्या करते हैं, ताप से प्रभावित होते हैं। जैसे मान लो मैं ताप बढ़ा रहा हूं तो उसका अनुचुंबकीय गुण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा या नष्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इनमें अपन क्या कर सकते हैं, ताप के प्रभाव की व्याख्या भी कर सकते हैं। एक और होता है गुण इन दोनों के बीच का, ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हो कि जिसमें अनुचुंबकीय गुण थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में हो, उससे अपन कह सकते हैं, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं लौह चुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिज्म, लौह चुंबकीय या फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, देखो जब किसी पदार्थ में अनुचुंबकीय गुण बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, मेरी बात वापस सुनिए, कि जब किसी पदार्थ में अनुचुंबकीय गुण बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित होता है तो ऐसे पदार्थ क्या करते हैं, अत्यधिक मात्रा में चुंबकीय बल रेखाओं को अपने में से आकर्षित करते हैं, अपने में से बहुत अधिक गुजरने देते हैं, और इस प्रकार के गुण क्या करते हैं, आपके प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय ना कहलाकर क्या कहलाते हैं, आपके लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और इनमें क्या होता है कि जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो बहुत अधिक ज्यादा होती है। ठीक है, और ऐसे पदार्थों में से जब चुंबकीय क्षेत्र हटा लिया जाता है तब भी क्या करते हैं, इनमें चुंबकीय गुण बना रहता है, क्योंकि जो इनके डोमेन है जिनको अपन एक दिशा में संरक्षित करते हैं, एक दिशा में लगा के रखते हैं चुंबकीय क्षेत्र, जब अपन चुंबकीय क्षेत्र हटा लेते हैं तो उन डोमेनों को तितर बितर होने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए क्या होता है, इनमें चुंबकीय गुण काफी समय तक बना रहता है। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि इनमें इस तरह की व्यवस्था होती है, ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं इसमें से क्या करूंगा, चुंबकीय गुण चुंबकीय क्षेत्र हटा लूंगा तो इन इलेक्ट्रॉनों को, इन डोमेनों को तितर बितर इस तरह से आने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, इनको तितर बितर होने में टाइम लगता है। इस तितर बितर होने के टाइम के कारण इनमें क्या होता है, चुंबकीय गुण बहुत अधिक समय तक बना रहता है, इसलिए क्या होते हैं, शक्तिशाली चुंबकीय लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं, शक्तिशाली चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। और ये क्या होता है, एक प्रकार से छोटे छोटे आणविक चुंबक होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे अणुओं के चुंबक होते हैं जो क्या करते हैं, काफी समय तक चुंबकीय गुण बनाकर रखते हैं। और इस प्रकार के गुण आपके प्रदर्शित करते हैं कौन कौन से, जो आपके आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है और मैंगनीज है, इनके जो मिश्र धातु होते हैं वो क्या करते हैं, इस प्रकार के चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये सारी बातें समझ में आई होंगी। मैंने आपको एक तो दो गति बताई, फिर चुंबकीय गुण निकालना बताया, और आपको मैंने बताया लास्ट में अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय। अनुचुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित करते हैं, ठीक है, और इनके लिए क्या होना चाहिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होना चाहिए। प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित नहीं करते हैं, उनमें कैसा होता है, युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। और लौह चुंबकीय पदार्थ जिसमें अनुचुंबकीय पदार्थों का गुण बहुत अधिक होता है, यानी कि जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक संख्या में उपस्थित होता है, बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो कैसा गुण प्रदर्शित करेंगे, लौह चुंबकीय गुण प्रदर्शित करेंगे, जैसे कि आपका आयरन, कोबाल्ट, निकेल, मैंगनीज वगैरह। ठीक है, तो इस तरह से आज के टॉपिक में इतना ही है, इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं डिटेल 12th क्लास के लिए। ठीक है, अगर आपको मेरा आज का क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कल अपन फिर एक टॉपिक के साथ मिलेंगे। कल मैं आपको बताऊंगा उत्प्रेरकीय गुणों के बारे में। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, जय हिंद।